हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल इंदिरा एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। दोस्तों, यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। पूछा है जो चौपाई छंद है इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन है 24, 16, 11 या 13। तो दोस्तों, राइट आंसर की बात की जाए कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जो चौपाई है यह सममात्रिक छंद है, ना कि विषम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। दोस्तों, गुरु का मतलब होता है कि स्वर में जो बड़ी मात्रा होती है उसको हम गुरु के नाम से जानते हैं। जैसे कि बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सुरस अनुरागा, अमीय यूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरूज परिवारु। तो दोस्तों, हमने देखा कि लास्ट में क्या है, यहाँ पर स्वर की जो बड़ी मात्राएं हैं जैसे परागा, अनुरागा, चारु, परिवारु, यह सब क्या है, सभी बड़ी मात्राएं हैं। और जब बड़ी मात्राएं होती हैं तो हम जब काउंटिंग करते हैं तो उनको 2 पॉइंट लेकर काउंटिंग करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेरी बरछी ने बरछीने, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। तो दोस्तों, यदि बात की जाए कि तेरी बरछी ने बरछीने में कौन सा अलंकार है तो राइट आंसर है यमक अलंकार है। दोस्तों, यमक अलंकार किसे कहते हैं? तो जहाँ पर शब्द की आवृत्ति बार बार होती है या जहाँ पर एक शब्द बार बार आता है लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक बार क्या होता है, अलग होता है। और जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जबकि जहाँ शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यमक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर बर और बर यहाँ पर 2 बार आया है। यह क्या है, बर और बर 2 क्या है, ये शब्द है, ना कि एक वर्ण है। यह 2 बार आया है और दोनों का अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। यदि बात की जाए कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। यदि बात की जाए कि इस अलंकार के कितने भेद होते हैं तो मुख्य रूप से 2 भेद माने जाते हैं, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो ऑप्शन है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने, बालकृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो दोस्तों, राइट आंसर की बात की जाए कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने किया था। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन है सूर्यो प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय या सूर्य प्लस उदय। तो दोस्तों, राइट आंसर है सूर्य प्लस उदय। दोस्तों, यदि बात की जाए कि सूर्य प्लस उदय को हम सूर्योदय कैसे बना दिए तो दोस्तों, सूर्य लास्ट में आ की मात्रा आ रही है और दूसरे शब्द में स्टार्टिंग में ऊ की मात्रा है। तो दोस्तों, आ प्लस ऊ को मिलाएंगे तो क्या हो जाता है, ओ बन जाता है। तो जब इनको मिलाया गया तो आ प्लस ऊ मिलकर ओ बन गया और इस तरीके से पूरा शब्द सूर्योदय बन गया। यदि बात की जाए कि जो यह सूर्योदय शब्द है इसमें कौन सी संधि है तो इसमें गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। और गुण संधि किस प्रकार की संधि है तो यह स्वर संधि है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो दोस्तों, यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है, क्योंकि दोस्तों इसको पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है कि जब कहीं पर उपसर्ग
या प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ पर आपका अव्ययभाव समास ही होता है। तो दोस्तों यदि यथाशक्ति को अलग किया जाए तो यथा प्लस शक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यथा प्लस शक्ति। अर्थात कह सकते हैं कि शक्ति में यथा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर अव्ययभाव समास है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? पूछा कि ऑप्शन में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो ऑप्शन है मधुप, भ्रमर, मधुकर, भंवरा। तो दोस्तों राइट आंसर की बात की जाए तो तद्भव शब्द है आपका भंवरा। यदि इसका तत्सम की बात की जाए तो तत्सम आपका भ्रमर होता है, जबकि तद्भव शब्द इसका क्या होता है? भंवरा होता है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यदि बात की जाए कि तत्सम और तद्भव क्या होता है, तो तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्द होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द कुछ उनमें बदलाव हो जाता है या कुछ परिवर्तन हो जाता है, फिर उनको यूज़ किया जाता है, उसी को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रित शब्द का तत्सम रूप क्या है? मुद्रित शब्द कैसा शब्द है? आपका तद्भव शब्द है, और इसका पूछा है कि इसका तत्सम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन है मुद्री, मुंद्री, मुद्रिका या मुद्रिका। तो दोस्तों आपका मुद्रित शब्द का तत्सम रूप है मुद्रिका। दोस्तों आप बोलेंगे तो बोलने से ही हमें पता चल जाता है कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध नहीं है यह पूछा है। तो ऑप्शन है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, वृत्त और विकास। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। वृत्त और विकास यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, जबकि अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह यह तीनों क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? या कहेंगे कि परमाल रासो किसकी रचना है? तो ऑप्शन है नल्ल सिंह, नरपतनाल, चंद्रबरदा या जगनिक। तो दोस्तों राइट आंसर है कि परमाल रासो जो है वह जगनिक की रचना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। दुल्हिन गावों मंगलाचार, हम घर आए राम भरतार, ये किसकी पंक्तियाँ है? या कहेंगे कि यह किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या रैदास। तो दोस्तों राइट आंसर है कबीरदास। यह कबीरदास की पंक्तियाँ हैं, या कहेंगे कि यह कबीर द्वारा लिखी पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृगावती किसकी रचना है? तो ऑप्शन है उस्मान की, मंझन की, कुतुबन की या जायसी की। तो मृगावती जो है यह कुतुबन की रचना है। किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर है अंतरराष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय जो है वह हमेशा इसी तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि हम जब बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय, ता के बाद रा आ रहा है, इसके बाद फिर पूरा रा आ रहा है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि यहाँ पर तीनों जो दिए गए हैं इस तरीके से लिखा जाता है, बल्कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है? चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, बीच में निकल भागना। तो दोस्तों राइट आंसर है कि आगे कुआं पीछे खाई कब कहा जाता है? जब दोनों ओर मुसीबत होती है तब उस समय आगे कुआं पीछे खाई शब्द बोला जाता है, या कहेंगे कि आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ दोनों ओर मुसीबत होता है। रामचरित की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या भोजपुरी है? तो दोस्तों राइट आंसर है रामचरित की भाषा है आपकी अवधी। क्या है? अवधी भाषा में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था या किसने दिया था? तो दोस्तों ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महापंडित राहुल सांकृतान, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। दोस्तों यह 2018 की शिक्षक भर्ती में भी क्वेश्चन दिया था, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि आप लोग इस तरीके से सभी विषय के प्रैक्टिस सेट या सभी विषय की डिटेल में फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों मेरे साथ शेयर करें।
बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।